हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। इस टॉपिक को देखिए, समझिए। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, प्यारे से चैप्टर का, जुडिशरी का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप हर वीडियो में बोलते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जेन्युइनली ये जो टॉपिक है आपका, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्लास 11th के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर जो इधर उधर से टपक गए हैं वीडियो पे बस वो, ठीक है, सभी लोग इस चीज को समझ लो कि जब मैंने ये टॉपिक लिखा है आपके एनसीईआरटी में, जब ये टॉपिक लिखा है तो इस टॉपिक की वेटेज कितनी हो गई। दो जो अलग अलग चैप्टर पढ़े ना आपने, लेजिस्लेचर वाला चैप्टर और जुडिशरी वाला चैप्टर, तो दो चैप्टर एक साथ एक टॉपिक में आ गए हैं आपके। ठीक है, अब कुछ तो सिग्निफिकेंस होगी। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी पढ़ेंगे जो आपकी किताब से बाहर होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो आपको एक कंसेप्ट, मतलब एक कह सकते हैं ना, एक स्टोरी लाइन नरेट कर देगी, आपको पिक्चर समझ में आएगी। इससे फैक्ट्स पढ़ना है, कोई भी पढ़ सकता है, किताब पलटा लोगे, पढ़ के आगे निकल जाओगे आप, लेकिन जब तक आप उसकी एसेंस, उसकी सोल को नहीं समझोगे ना उस टॉपिक की, तब तक मजा नहीं आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। हम जुडिशरी और पार्लियामेंट का रिलेशन जो है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है, उनके बीच में फ्रिक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब दिक्कतें रही हैं तो सॉल्यूशन कैसे निकल के आए हैं, तरह तरह के मुद्दे हैं। उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी इश्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले। बिलीव मी, वीडियो के एंड में जाके आपको एक, मतलब कह सकते हैं, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि अच्छा कहानी है क्या। ठीक, अब इसमें स्पेशल कह सकते हैं, स्पेशल मेंशन किस चीज का होगा, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो पूरा इशू है कि राइट टू प्रॉपर्टी सर क्या है, फंडामेंटल राइट है नहीं है, क्या नहीं है, कहानी हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ मैं आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है, बिलीव मी, मजा आएगा बहुत सारा। ठीक, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से सुनना, समझना, सारी चीजें देखना। ठीक है, तो अब जुडिशरी की अगर बात करते हैं हम, देखो तो जुडिशरी भी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट भी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अगर जुडिशरी को देखें, समझे हम, तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी क्या है? इट प्रोटेक्ट्स आवर राइट्स। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है? हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, अभी पूरे चैप्टर में जैसे आपने क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझा जुडिशरी का, फिर कुछ इंटरप्रिटेशंस पढ़ी आपने, क्या तो जुडिशियल एक्टिविज्म को देखा आपने, जुडिशरी एंड राइट्स पिछला टॉपिक पढ़ के आए हो आप, तो वहां पे आपने देखा कि जुडिशरी राइट्स के प्रोटेक्शन में सबसे आगे खड़ी है। जरूरी भी है ना, क्योंकि इससे ही क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा पावर्स में, कि ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव लोगों को डराने धमकाने लगे। तो एक तो राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, साथ ही साथ क्या कर रही है जुडिशरी, वो प्रिवेंट कर रही है सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कोई किसी तरह से सबवर्ज ना करे, उसे दबाए ना, कॉन्स्टिट्यूशन को दबाए ना। मतलब क्या होता है सर? देखो, आपको पता है कि पार्लियामेंट के पास में अमेंडिंग पावर है, किस चीज को, कि वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगा तो इनिशिएटिव कौन ले रहा है? एग्जीक्यूटिव ले रहा है। एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट ने ट्यूनिंग कर ली, उन्होंने सोच दिया रातों रात चलो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं। लेकिन अब वही वाली चीज है ना कि ऐसा ना हो जाए कि पार्लियामेंट, अब आपको यह भी पता है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों जो है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, दो ऑर्गन्स तो आपस में इंटर रिलेटेड बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब इनके ऊपर चेक लगाने के लिए आपको जुडिशरी का मतलब कह सकते हैं कि सहारा लेना पड़ेगा। तो जुडिशरी को यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखे। क्या चल रहा है देश में आप देखोगे तो रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है, उसे सबसे ऊपर माना जाएगा। उसका प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो उसे गार्ड करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे ही नहीं, उसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। समझ आया? ठीक है, अब गठन लगाओ, यहां पे नोट लगाओ। ठीक है, नोट लगा के यहां तक चीजें समझ ली। अब आगे देखते, देखो क्या है। तो अब जब इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो इन दिस प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व किया, क्या कि वो अच्छी तरह से जस्टिस को एडमिनिस्टर कर पाए। ठीक है, जस्टिस लोगों तक न्याय पहुंच पाए। तो इसके चलते जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी ने डायरेक्शंस देना चालू किए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को। अब जुडिशरी, हाँ देखो यहीं पे क्या होता है ना कि आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हो, उस चीज के चलते बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। आपको बोला है कि आपको आजादी है, अब आजादी है, आप बोल रहे हो कि गाना सुनने की आजादी है। हमने बोला बिल्कुल गाना सुनने की आजादी, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनो। ठीक है, आप गाना सुन रहे हो ईयरफोन में, आपने क्या करा, ईयरफोन हटा दिया, मोबाइल में सुन रहे हो, ठीक है, सुन लो यार। आपने क्या करा, स्पीकर ले आया, सुन लो। अब आपने स्पीकर में भी क्या कर दिया, छत पे ले जाके लगा दिया स्पीकर, आपने वॉल्यूम फुल कर दी, आपने क्या कर दिया, आपने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। तो देखो दिक्कत कहां जा रही है कि यहीं पे क्या हो रहा है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। तो जुडिशरी ने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने अच्छा काम किया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उसने एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को ऑर्डर देना चालू कर दिया। और करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो संभाल के रखना पड़ेगा। अब इस चीज को एनालाइज करेंगे हम अच्छे से। तो जैसे क्या होता है, आप देखोगे बहुत सारे केसेस,
एग्जांपल्स में क्या है कि जुडिशरी ने टाइम टू टाइम इट गेव डायरेक्शंस टू सीबीआई टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो जैसे आप देखोगे पॉलिटिशियंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर को अगर देखें तो नरसिम्हा राव जो थे, तो इनके ऊपर करप्शन का केस चला और जुडिशरी इनके अगेंस्ट में डिसीजन सुनाया। इलीगल अलॉटमेंट हो रहे थे पेट्रोल पंप के, तो उसमें सीबीआई को सौंप दिया कि आप पता करो। मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट कर रही है। ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, करना भी चाहिए, क्योंकि आपको जस्टिस कहीं से तो लेके आना पड़ेगा। हवाला केसेस उठा के देख लो, वहां पे जुडिशरी ने एक एक्टिव रोल प्ले करा। ठीक है, तो जुडिशरी बहुत सही काम कर रही है। अब होता क्या है, देखो, पावर इज लाइक सी सॉ। अब क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट को ऐसा लग रहा है कि यार जुडिशरी तो बहुत तेज हो गई है, ठीक है, और अब पावर इज लाइक सीसॉ, मतलब क्या, जुडिशरी तेज हो गई तो नीचे कौन चले गया, पार्लियामेंट अपने आप को इंफीरियर फील करने लगी कि जुडिशरी हमारे भी क्या कर रही है, हमारे भी एरियाज में एंक्रोच कर रही है। ठीक है, हमारे भी एरियाज में एंक्रोच कर रही है। तो उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते कहानी समझना, उसके चलते यह होने लगा कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कंफ्लिक्ट आने लगे, और हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे अब आगे सब्सिक्वेंटली। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, तो देखो आगे क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन अ डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप खूबसूरती देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बहुत डेलिकेट प्रिंसिपल है किस चीज का, कि ये जो पावर शेयर करना है, तो वो भी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर लिमिटेड, एकदम बहुत वाटर टाइट नहीं। देखो, क्लियर कट और वाटर टाइट में डिफरेंस समझना। हमने ये बता दिया है कि किसका कितना एरिया है, किसको कहां काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के एरिया में जाके काम नहीं कर सकते हो। जैसे आप एग्जीक्यूटिव्स काम नहीं करेंगे तो जुडिशरी क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या था, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए था वो जुडिशरी ने कर दिया। ठीक है, तो लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन बाउंड्रीज हमने बता के रखी, क्लियर कट सेपरेशन है। देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अभी सट से समझ में आएगा क्या हो रहा है कि ये क्या है। ठीक है, ये फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, तो फुटबॉल ग्राउंड ने सेंटर लाइन बना ली हमने, चलो ठीक। अब क्या होता है, फुटबॉल ग्राउंड में आपको पता है आपकी टीम में स्ट्राइकर है, ठीक है, ये फॉरवर्ड प्लेयर जो है, तो फॉरवर्ड प्लेयर को क्या है, पता है कि उसकी पावर क्या है, उसे गोल मार के आना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गोल ही मारेगा। अब उसने अगर क्या देख लिया, अपोनेंट टीम जो है, अपोनेंट टीम एग्रेसिव है बहुत ज्यादा, तो वो स्ट्राइकर जो है वो पीछे भी आएगा बेचारा भाग के, डिफेंस भी करेगा, मिडफील्ड पे भी खेलेगा। ठीक है, और एक और चीज है कि जो मिडफील्ड में है, तो उसका काम क्या है, वो मिडफील्ड में दोनों डिफेंस और स्ट्राइकर के बीच में चीजें कोऑर्डिनेट करवाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गोल नहीं मार सकता है। ठीक है, वो भी गोल मार सकता है। तो हमारे यहां भी वैसी कुछ कहानी कि हमने क्या कर दिया है, हमारे यहां जो प्रिंसिपल है वो लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस पे बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वाटर टाइट कंपार्टमेंट कर दिया, आपने एक तरह से क्या करके रखा है, एरियाज बता दिए, आपको काम करना है, लेकिन आप जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम भी कर रही है, अगर वो काम सही से नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे कैसे पावर को सेपरेट किया गया है, तो पार्लियामेंट को हमने क्या पावर दे दी कि मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लॉज बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ये पावर है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी पार्लियामेंट इससे ज्यादा काम भी कर सकती, कम भी करती है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव को जैसे क्या दे दिया, द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इंप्लीमेंटिंग देम। पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया, तो उसे इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका हो गया, उसे इंप्लीमेंट करवाने का काम जैसे आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव का हो गया। फिर क्या है, द जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉज दैट हैव बीन मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्लियर हुआ? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को, कि जुडिशरी जो है, तो जुडिशरी ये देखेगी कि इन्होंने जो लॉ इंप्लीमेंट किए, इन्होंने जो लॉ बनाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्यों देखेगी? क्योंकि जुडिशरी का एक काम तो ये भी होता है ना कि वो सबवर्जन को बचाए, कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ज ना हो जाए कहीं। ठीक है, राइट्स का वो देखेगी कहीं राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों को देखती, वेदर दी लॉज मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो हमने यहां पे क्लियर कट डिवीजन कर दिया है। इसमें क्या है, लेकिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के एरियाज में चले जाता है और हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, आपने कोशिश ये करी कि आपने एरिया बता दिया, आपने बोल दिया आपको गोल मारना है। ठीक है, फॉरवर्ड खेल रहे हो, स्ट्राइकर खेल रहे हो, आप डिफेंडर हो तो आपको डिफेंस करना है। ऐसा नहीं है डिफेंडर वहां चले जाएगा, उधर आगे गोल मार के आऊंगा मैं। ठीक, तो उस तरह से आपने एरिया क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वैसे आपने यहां भी एरिया क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, कंफ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हैज रिमेन्ड अ रिकरेंट थीम इन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब इंडियन पॉलिटिक्स को अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कंफ्लिक्ट की बात कर रहे हैं हम कि क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन वो पावर का सेपरेशन होने के बावजूद भी एक दूसरे के जब एरियाज में चले जाते हैं ना,
तो उसके चलते क्या होता है, कंफ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। फुटबॉल के मैच में कंफ्लिक्ट डेवलप नहीं होगा, लेकिन यहां पे कंफ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। जुडिशरी को ऐसा लगने लगता है कि पार्लियामेंट क्यों एनक्रोच कर रही है हमारी फंक्शनिंग में, पार्लियामेंट को ऐसा लगने लगता है कि जुडिशरी हमारे एरियाज में एंटर कर रही है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में भी कंफ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जुडिशरी को, तो हम जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज को अगर समझना है ना कि कंफ्लिक्ट कैसे होता है, सर आप एग्जांपल से समझाओ। सबसे क्लासिकल एग्जांपल क्या है, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है मतलब ये पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का, ठीक है, इसको हम पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का मैच रखते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसे बहुत अच्छी तरह से सुना, आपकी बुक में सिर्फ लिख दिया है, उसे हम समझते हैं। पहले मैं आपको थीम बता देता हूं, ठीक है, फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और डेवलपमेंटल एंड में जाएंगे। थीम क्या है, देखो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या हुआ करता था, आर्टिकल 31 आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, कि आपके पास आपकी संपत्ति का अधिकार है, वो फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट सुपीरियर राइट हो गए। ठीक है, अब क्या होता था, तो देखो जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है आपके फंडामेंटल राइट बचाए। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट को क्या करना है, देश को डेवलप करना है। अब देश को डेवलप करवाना है, सारी चीजें करवाना है, तो पार्लियामेंट ने क्या लॉज लाना चालू करे कि भैया जमींदारी को अबॉलिश कर देते, जमींदारों से जमीन छुड़ा लेते हैं। जमींदारों से जब जमीन छुड़ाई गई है, ठीक है, तो पार्लियामेंट अपना काम करी, देश का डेवलप करना है, लॉज बनाना है। ठीक है, तो जमींदारों से जब जमीन छुड़ाई गई तो जमींदार कहां पहुंच गए, जुडिशरी में, कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिए। ठीक है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट था। आगे ना कहानी समझ में कुछ लोगों को क्लिक हो गया होगा बहुत जल्दी, क्या कि इस तरह से दोनों कंफ्लिक्ट में आ गए। जुडिशरी क्या बोलेगी कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगी फंडामेंटल राइट को, बिकॉज आई एम द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट क्या बोलेगा, अरे गार्जियन तो हो लेकिन डेवलपमेंट भी तो करना है, तो इनसे जमीन भी छुड़ाना पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कंफ्लिक्ट में आ गए। कहानी समझ में आई यहां तक, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं अब। ठीक है, इसे अब और अच्छे से जैसे समझते हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी ये इनिशियल, ठीक है, ये मैं आपको पहले की बात बता रहा हूं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले की। ठीक है, जब मतलब इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएगी ये। ठीक है, तो उसके पहले की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। पहले क्या, आर्टिकल 31 जो था तो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। अब वही वाली बात आ गई, मैंने जो आपको कहानी बताई कि जब वो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था तो क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट को क्या चाहिए रहेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी के अलावा भी हम जमीन भी ले सकें लोगों से। क्यों, क्योंकि लोगों से जब जमीन लेंगे तभी तो हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो पहला जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1951 में, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो यही लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया जाता है, आर्टिकल 31A। ठीक है, कहानी अच्छे से सुनते चलना, प्रेशर मत लेना, आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन आपको एक पिक्चर समझ में आ जाएगी पूरी अच्छे से। ठीक है, तो आर्टिकल 31A लाया गया, आया। ठीक है, तो अब आर्टिकल 31A जो लाए गए ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो है आपका अधिकार रहेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक अवे प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर कंपनसेशन। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। ठीक है, किस लिए ले सकते हैं, अगर हमें कोई पब्लिक यूज है, जैसे अब देश को डेवलप करना है, अब रेलवे लाइन निकालना है, मान लो, सपोज, देखो एग्जांपल बता रहा हूं कंफ्लिक्ट कैसे आए। किसी का एक खेत है यहां पे, ठीक है, किसी का दूसरा खेत है, अब रेलवे लाइन ऐसे निकलना है, रेलवे लाइन ऐसे निकलना है, तो अब होगा क्या कि इस खेत वाले इंसान ने बोल दिया हाँ ठीक है रेलवे लाइन निकलना है तो अपना खेत में दे रहा हूं। ये इंसान क्या बोल रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी मेरा अधिकार है, ठीक है, मैं जमीन नहीं दूंगा। अब उसके लिए क्या पूरी की पूरी रेलवे लाइन को रोका जाए, बताओ। ठीक है, तो उस सेंस में, और ये कहां पहुंच जाते थे, जुडिशरी पहुंच जाते थे, तो उस सेंस में बड़े कंफ्लिक्ट आने लगे थे। तो अब देखो आर्टिकल 368 क्या है, आगे बताऊंगा मैं आपको। यहां पे आर्टिकल 368 जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर होती है, किसके पास, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर होती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट मतलब संविधान में संशोधन ला सकती है, लॉस को बदल सकती है। अब लॉस को बदल सकती है तो क्या फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है। तो यहां पे आप देखोगे क्या है, क्योंकि पहले इंटरप्रिटेशन नहीं निकले थे कॉन्स्टिट्यूशन के उतने ज्यादा, तो जुडिशरी ने क्या करा, जुडिशरी ने इनिशियली तो जुडिशरी ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप जब अमेंडमेंट आता है तो अमेंडमेंट में सब कुछ अमेंड कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकते हो। बाद में जुडिशरी अपना इंटरप्रिटेशन बदलेगी, ठीक है, वही अभी मैं बता दूं पहले ही, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने शुरू में तो कुछ और बोला था। तो पहले तो जुडिशरी भी हाँ बोलती थी कि आप क्या कर लो, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो इन द सेंस कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, वो क्या कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है। तो वही चीज यहां पे आने स्टार्ट हो गई कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, उन्होंने बोला रहने दो, हम इसको हटा नहीं रहे।
ठीक है, लेकिन हम एक और नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाए, ठीक है, वो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो उसमें आर्टिकल 31A ऐड कर दिया, और 31A के हिसाब से क्या हो गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो उसने बोल दिया कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की ले सकते हैं फॉर पब्लिक यूज बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर कंपनसेशन। कंपनसेशन देंगे, चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि फ्री में छुड़ा लेंगे जमीन, ठीक है, ये हो गया। अब इनिशियली तो क्या है, इनिशियली जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट उतना ज्यादा नहीं था, जुडिशरी भी एग्री हो जाती थी पार्लियामेंट के साथ में, लेकिन क्या होता है सिचुएशन बिगड़ेगी। कहां बिगड़ेगी, तो यहां देखना, सिचुएशन यहां बिगड़ती है 1967 के बाद से। क्या होता है वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, 1967 के बाद से सिचुएशन बिगड़ेगी। तो क्या होता है, इनिशियली तो ज्यादा नहीं हुआ जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, ठीक है। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी बस ये बोलती थी कि फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करके रखना है, और पार्लियामेंट जो है तो पार्लियामेंट अपने अमेंडमेंट पावर जो थी आर्टिकल 368 की, तो पार्लियामेंट क्या करती थी, पार्लियामेंट अपने इस अमेंडमेंट पावर का यूज करती थी। पार्लियामेंट यूज्ड इट्स अमेंडमेंट पावर टू एनफोर्स लॉज रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए वो अमेंडमेंट पावर का इस्तेमाल करके, जैसे अगर आप देखो 31A 31B, ठीक है, इस तरह से पार्लियामेंट क्या करने लगी, चेंजेस लाने लगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आती थी। शुरुआत में सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक समय पे जब ये डिबेट सामने आ गई, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। देखो टिपिकल मत बनाना, आर्टिकल लिखा है मैंने अपने लिए, मतलब मैं आपको यहां से रिलेट करवा दूं, बाकी मैं आपको समझाते भी चलूंगा। अब आप खुद भी लिख सकते हो अपने वहां पे कि आर्टिकल 13 देखो किस चीज की बात करता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट और इन एब्रोगेशन विथ द फंडामेंटल राइट्स शुड बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स को कह सकते हैं क्या करता है, एब्रोगेट करता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है फंडामेंटल राइट्स के साथ में, अच्छे से समझना, ठीक है। ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट ने बना दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 31A एक तरह से फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, एनक्रोच कर रहा है, बोलो हाँ, ठीक है। तो ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर होगी किसके पास में, जुडिशरी के पास। समझ आया यहां तक, ठीक है, जुडिशरी के पास में। अब देखो यहां पे क्या हुआ, पार्लियामेंट बोल रही भैया हम तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, हमारे पास पावर है 368 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि तुम पार्लियामेंट हो, ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला सकते हो, हम वो मना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी पावर है कि आर्टिकल 13 के हिसाब से अगर आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या करते हो, एनक्रोच करते हो, तो हम आपके उस लॉ को क्या कर देंगे, हम आपके उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। यहां से कंफ्लिक्ट चालू हो गया, और ये कंफ्लिक्ट बढ़ता कब है, ठीक है, इसे एनालाइज करेंगे। कंफ्लिक्ट बढ़ता है 1967 के बाद से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, ठीक है। आप बोलोगे सर 1967 में क्या हुआ ऐसा, चलो वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, पहले यहां पे ही आ जाओ। तो ये जो डिबेट उठी, ठीक है, कौन सी डिबेट उठी, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। देखो कोड वर्ड में बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, मतलब अमेंडमेंट पावर को लेके, या फिर ऐसे समझ लो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट की जो डिबेट उठी, ठीक है। तो ये जो डिबेट उठी, ये डिबेट 1967 से और ज्यादा मजबूत हो गई। 1967 में क्या होता है, ठीक है, कि यही जो अमेंडमेंट लाया जा रहा था बार बार राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, तो इसे चैलेंज किया जाता है, ठीक है, एक केस में। केस कौन सा था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ये चीज समझ में आना चाहिए, आगे लॉ पढ़ोगे आप, ठीक है। तो अब जब भी ऐसे केस के नाम आते हैं ना, अभी मैं बताया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये केस के नाम जब आएंगे इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये पता करना है कि कौन इंसान था, गोलकनाथ कौन था भैया, किसके ऊपर केस करा, किसने केस करा, ये कहानी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कहानी याद करोगे तो जबरन बर्डन बढ़ेगा। आपको इसकी इंटरप्रिटेशन पे ध्यान रखना है कि इस केस के क्रक्स क्या है, इससे बदलाव क्या आया है। अभी राइट टू प्रॉपर्टी वाली कहानी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी वाली कहानी पढ़े तो उसकी कहानी से आपको समझ में, मतलब रिलेट करना होगा कि ये जो केस मैंने बताया गोलकनाथ वाला, उससे क्या बदलाव आया, ठीक है। तो देखो गोलकनाथ वाले केस में, ठीक है, जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इस तरह के 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और भी अमेंडमेंट जो हुए थे जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, फंडामेंटल राइट से, तो लोग जब क्या पहुंचने लगे, जुडिशरी के पास पहुंचने लगे, तो जुडिशरी ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया, पकड़ना अच्छे से, ठीक है। जुडिशरी ने बोला गोलकनाथ वाले केस में कि नो डाउट 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, लेकिन वो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है ना, वो ये आर्टिकल 13 से बड़ी नहीं है, इस तरह से बता दिया। तो आप हर कुछ तो भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। यहां से क्या हो गया, पार्लियामेंट भी सनक उठी, पार्लियामेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, 368 में ही अमेंडमेंट ला दिए, ठीक है। पार्लियामेंट ने उसमें और प्रोविजन ऐड कर दिया कि हमारे पास और पावर है कि हम आर्टिकल 13 को भी सरपास कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट जुडिशरी टिंग टोंग लड़ाई होने लगी। भैया एसी चालू करो पहले जल्दी से, ठीक है। तो क्या होने लगा कि उनके बीच में टिंग टोंग लड़ाई होने लगी। तो अब क्या होता है, देखो यहां पे ये जो कहानी चल रही थी, ठीक, ये जो कहानी चल रही थी, तो इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। नया मोड़ क्या ले लिया, इससे बहुत सारे इश्यूज उठे,
ठीक है, यहां तक बता दिया था मैंने। अब इससे बहुत सारे इश्यूज उठे। दी फॉलोइंग इश्यूज वर एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। ठीक है, क्या क्या इश्यूज उठे देखो। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट टू प्रॉपर्टी डाल तो दिया फंडामेंटल राइट में, इसकी स्कोप क्या है? पार्लियामेंट तो चेंज कर देती बार बार, ये सवाल उठा एक। ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, अब्रिज और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, पार्लियामेंट ने उसे बदल दिया। राइट टू लाइफ भी एक फंडामेंटल राइट है, ऐसे तो कल को वो भी बदल दिया जाएगा। ठीक है, देखो सवाल उठे जहां पे, वहां पे सोचना चालू हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग तरह से सवाल उठना चालू हुए पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो फाइट थी इसमें। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाएगा ऐसे में तो फिर आर्टिकल 368 के हिसाब से। ठीक है, पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है। कैन दी पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स, ऐसे लॉज बना सकती है जिससे फंडामेंटल राइट को तोड़ा जा रहा है, या वाइल इन्फोर्सिंग दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो पार्लियामेंट को भी शौक नहीं आ रहा कि आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना है। पार्लियामेंट भी क्यों कर रही थी? क्योंकि पार्लियामेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो मिले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ के आए हो, मुंह मत बनाना। ठीक है, चैप्टर 2 जो आपने पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना, डीपीएसपीस क्या होते हैं कि जिससे सरकार कैसे काम करे उसका एक आइडिया मिल जाए। अब डीपीएसपीस तो ये बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ठीक है, जमींदारी को खत्म करना है आपको। ठीक है, अब डीपीएसपीस पे काम करेगी तो फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाएंगे लोगों के। ठीक है, अब डीपीएस पे क्या बोलते हैं कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। अब वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के चक्कर में आप जब जमीन छुड़ा रहे हो उनसे, ठीक है, तो लोग राइट टू प्रॉपर्टी का हवाला देने लगे, तो बड़ा खिचड़ी सी बन गई यहां पे। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकलेगा सर? ठीक है, तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या निकलेगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो डिबेट थी 13 वर्सेस 38, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल, डीपीएसपी जो है, तो वो क्या होता है इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ती है। देखो इस टाइम पीरियड में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया 1967 गोलकनाथ वाले केस में जो जुडिशरी ने जजमेंट दिया था ना, क्या कि पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से इन द सेंस फंडामेंटल राइट्स को छू नहीं सकती है। फंडामेंटल राइट्स को इम्यून बना दिया था पार्लियामेंट ने। कब? इस केस में। तो अब क्या होता है, जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट्स को इम्यून बनाया। ठीक है, तो उसके बाद से दिक्कत क्या होने लगी कि पार्लियामेंट और अमेंडमेंट लाने लगी। जैसे अगर आप देखोगे तो 1971, ठीक है, 1971 पहुंचते पहुंचते, बीच में 1971 भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिखो। 1971 पहुंचते पहुंचते इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में क्या होता है, ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है। ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या होता है कि आर्टिकल 13 जो है, ठीक है, अब देखो डिबेट क्या चल रही है, डिबेट ये चल रही है 13 वर्सेस, ठीक है, 368। तो अब क्या बोल रहे हैं, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में 1961 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और उन्होंने इस अमेंडमेंट में किया क्या पता है, 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया। मतलब आर्टिकल 13 में ही ये बोल दिया कि क्या है, मतलब आर्टिकल 13 से ये बुलवा दिया, ऐसा कह लो कि 368, आर्टिकल 368 के अंदर उसके पास जो पावर है, किसके पास, पार्लियामेंट के पास जो पावर है, ठीक है, वो पावर वैसी ही रहेगी और वो 13 को भी अमेंड कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, चलो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के थ्रू हो जाता है, लेकिन मैंने नंबर्स सिर्फ इसलिए बताया कि आपके पास में क्या रहे, एक सोर्स रहे। अब मैं उसको इजी लैंग्वेज में बता देता हूं आपको। क्या है कि डिबेट बढ़ते जा रही थी, गोलकनाथ के जजमेंट के बाद में जुडिशरी अपने आप को सुपीरियर बता रही थी, पार्लियामेंट क्या कर रही थी, पार्लियामेंट अमेंडमेंट ले आती थी। जुडिशरी कहां तक सीमित रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन तक। ठीक है, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित रहेगी और पार्लियामेंट जो तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देती थी, चेंज ले आती थी बार बार। ठीक है, तो अब डिबेट कहां चल रही थी, 368 पे चल रही थी। तो यही जो डिबेट लड़ाई चले आ रही थी 1967 से, तो 1971 आते आते इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में एक चेंज लाया जाता है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है, जिसमें 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया जाता है और उसमें यह बता दिया जाता है कि क्या ये 368 जो है बहुत सुपीरियर है, 368 जो है अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है, ऐसा समझ लो। और ये अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है, ये हमने आर्टिकल 13 से ही बुलवा दिया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 में ही चेंज ला दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 के थ्रू। अब आ गया ना समझ में? ठीक है, तो नंबर में मत कंफ्यूज हो, बस मैं आपको कहानी समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वो सारी डिबेट चल रही है। अब जुडिशरी भी परेशान, पार्लियामेंट भी परेशान, कब तक लड़ेंगे ऐसे? ठीक है, तो यहां पे एंड होता है कंट्रोवर्सी का 1973 में। 1973 जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए बाइबल हो गया। 1973 का जो अमेंडमेंट था, केस जो था, ठीक है, वो केस आपके लिए बाइबल हो जाएगा, केशवानंदा भारती केस। अब ये जो केस है ना, इसके ऊपर इतनी मोटी बुक है, ठीक है, तो वो
मतलब वो केस इतना है कि हम उसे डिस्कस करते थक जाएंगे, फिर मैं आपको क्रक्स बताना चाहूंगा। तो ये जो डिबेट चल रही थी, ठीक है, जो कंफ्लिक्ट चल रहा था, इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए केशवानंदा भारती केस में जो जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन आया वो बहुत ही बैलेंसिंग इंटरप्रिटेशन आया। उस इंटरप्रिटेशन मतलब पहले जुडिशरी भी अड़ी हुई थी, पार्लियामेंट भी अड़ी हुई थी, फिर उन्होंने एक बीच में रास्ता निकाला। मतलब उन्होंने यही बोला, भैया हम जजमेंट देते जाएंगे, तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते जाओगे, हम जजमेंट देते जाएंगे, तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते जाओगे, और लड़ाई चलती रहेगी। तो उन्होंने बीच का रास्ता क्या निकाला वो समझो। बीच का रास्ता ये निकाला गया, देखो। तो इन 1973 केशवानंदा एंड भारती केस, ठीक है, केशवानंदा भारती केस जो आया, तो वहां पे उसे एक लैंडमार्क केस की तरह माना जाता है, ठीक है, इन विच द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन that has become very important in regulating the relations between parliament and judiciary since then, ठीक है। इसके बाद से ये जो कंफ्लिक्ट चल रहा था पहले कि हम कितना अमेंड कर सकते हो और तुम कितनी जजमेंट दे सकते हो, तो वो जो रिलेशंस थे उन्हें रेगुलेट करने में बहुत मदद मिल गई। कैसे, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो क्या होता है कि वही मैं कह रहा हूं, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चलते क्या होता है, पार्लियामेंट ने फिर अपने आप को सुप्रीम बना लिया। मतलब पार्लियामेंट ने अपने आप को क्या बोल दिया कि अब हमारे पास बहुत पावर है, 368 के अंदर हम सब अमेंड कर सकते हैं। जुडिशरी ने बोला यार फिर वही लफड़े में पड़ गए, ठीक है। तो अब जुडिशरी के सामने जब ये केस आया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हाईलाइट किया गया केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। अब देखो वही आपको ये नहीं पता करना है कि कौन थे कौन नहीं थे। थोड़ा सा एग्जांपल जैसे दे दें तो केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है, तो इसमें क्या होता है कि केरला के जो एक मठाधीश थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट मतलब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट जो हमारी जमीन ले रही है कहां तक वैलिड है, ठीक है। तो वही राइट टू प्रॉपर्टी वाले से ही रिलेटेड है। तो राइट टू प्रॉपर्टी का यहां पे समाधान निकाल दिया गया। क्या बोला जुडिशरी ने, बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन दी, ठीक है। जुडिशरी ने बोला, देखो बैलेंस कितना अच्छा बनाया। जुडिशरी ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स नो डाउट सुपीरियर है, फंडामेंटल राइट्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। 2 मिनट गला, पहले मुझे सांस लेने दो। फंडामेंटल राइट्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि जितना आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही क्या है, आर्टिकल 368 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतना ही 368 भी इंपॉर्टेंट है। हम मान रहे हैं, आपकी पूरी बात मान रहे हैं क्या, कि आपके पास में अमेंडमेंट पावर है, ठीक है। तो बैलेंस बना दिया, मतलब दोनों नाराज नहीं हुए। फिर उसने क्या बोला, लेकिन जुडिशरी ने बोला कि अब ये 368 में आप हर चीज अमेंड नहीं कर सकते हो ना, लेकिन मतलब वही है कि आपको क्या दे दिए, आपको अमेंडमेंट की पावर दी कि समय के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने सोचा होगा कि समय के हिसाब से अगर जरूरत पड़े तो आप बदल लेना, कॉन्स्टिट्यूशन बदल लेना बोला है, बदल डालना नहीं बोला है। मतलब पूरा चेंज नहीं कर सकते हो ना, 360 डिग्री चेंज नहीं ला सकते हो उसमें। तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी ने बोला कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, तो जुडिशरी ने केशवानंदा भारती केस में यह बोला कि आप अमेंडमेंट करो, हम आपकी अमेंडमेंट की पावर पे बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं, आपको अमेंडमेंट करने की पूरी आजादी है, लेकिन आर्टिकल 13 की रिस्पेक्ट करना होगी। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कुछ जा रहा है, आप उसे अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है, बोल दिया यहां भी। अब फिर क्या है, अब एक और चीज बोली कि बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, मतलब जिन बेसिक वैल्यूज पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जैसे सेक्युलरिज्म एक बेसिक वैल्यू है। आप अगर कुछ ऐसा अमेंडमेंट ला रहे हो कि सेक्युलरिज्म खत्म कर दे रहे हो, आप बोल दे रहे हो कि आज से इंडिया जो है किसी एक रिलीजन का कंट्री हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर के ही अगेंस्ट में हो गया ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस वैल्यू को तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माना था, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो यहां पे एक बैलेंस चॉकआउट किया गया, ठीक है। द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट कैन वायलेट दी बेसिक स्ट्रक्चर। हम आपकी अमेंडमेंट पावर पर डाउट नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो रहेगी, हमेशा रहेगी। अब ये पार्लियामेंट को भी अच्छी लगी, चलो ठीक है हम अमेंड करते रहेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करना रहेगा, हमें फॉलो करना रहेगा। आगे क्या होता है, देखो केशवानंदा भारती केस जो है, तो केशवानंदा भारती केस में क्या होता है, कोर्ट ने 2 चीज सुना दी। क्या सुना दी, उन्होंने बोला देखो राइट टू प्रॉपर्टी पे ज्यादा लफड़े थे ना, तो अब वो कोर्ट ने भी वहां पे मैच्योरिटी दिखाई कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट से हटा ही देते हैं, ठीक है। जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों की तरफ से कंसेंसस बिल्ड हुए कि क्योंकि फंडामेंटल राइट रहेगा तो हर आदमी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, बोल देगा कि क्या है कि मेरा तो फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया। अब और क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना है तो जमीन भी जरूरी है, हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों से जमीन भी खरीदना पड़ेगी। तो वो सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, एक प्रोसीजर ऑफ लॉ के थ्रू क्या किया जाएगा, जमीनें खरीदी जाएगी। तो उन्होंने क्या बोल दिया, इट सेड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी, द डिस्प्यूटेड इशू वाज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब चीजों को फिर फंडामेंटल राइट से अलग हटके बेसिक स्ट्रक्चर की नजरों से देखा जाने लगा। तो जुडिशरी ने खुद क्या बोल दिया कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर अभी तक लड़ाई चलती आ रही थी, इसको खत्म करते ही
हम क्या करते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा देते हैं, आर्टिकल 31 रिपील्ड, ठीक है, हट गया, ठीक है। क्या होता है अब यहां से क्या होगा, तो उसको अब्रिज कर सकते हो आप, लेकिन दूसरे फंडामेंटल राइट की आपको रिस्पेक्ट करना होगी। बोलो हाँ, ठीक है, पार्लियामेंट ने बोल दिया जी हुजूर, ठीक है, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, या फिर कह लो कि दोनों के बीच में तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, वो सोसाइटी को, इंडिया एज ए कंट्री को आगे कैसे बढ़ना है लॉफुली, वो उसका एक तरीका निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या होता है, सेकेंडली द कोर्ट रिजर्व्ड टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, समझना। अब देखो क्या बोल दिया कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करना होगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है। कौन बताएगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन बताएगा? तो जुडिशरी ने ये राइट अपने पास रिजर्व कर लिया कि जुडिशरी खुद बताएगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। आगे ना समझ में? तो सेकेंडली द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? फिर से एक बार और, कौन डिसाइड करेगा? ये जुडिशरी। तो जुडिशरी ने अपने पास ये पावर रख ली है। मतलब यही है कि आप गलत काम नहीं करोगे, लेकिन गलत काम क्या होंगे ये मैं बता दूंगा। तो आप जो भी करोगे मैं ये बोल सकता हूं कि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो आगे जाके फिर वो कंफ्लिक्ट का और कारण बनेगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। जैसे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अपॉइंटमेंट जो थी जुडिशरी उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाए, अमेंडमेंट करके लाए। लेकिन जुडिशरी ने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो बचा नहीं ये तो ट्रायल बॉल है, ट्रायल बॉल इससे आउट पे नहीं मानेंगे। तो वो एक फिर अलग इशू बन जाएगा, अभी उस डिबेट में नहीं जाते हम, ठीक है। तो ये लेकिन पॉइंट ध्यान रखो, केशवनंदा भारती केस से क्या होता है, ये दो जजमेंट्स निकल के आई है, ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये कौन बताएगा, ये जुडिशरी बताएगी, ठीक है। तो ये जो रूलिंग निकल के आई, दिस रूलिंग हैज चेंज द नेचर ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो अब आपको हाउ समझाने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से क्या है, जो बोन ऑफ कंटेंशन थी उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जुडिशरी और पार्लियामेंट अब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है। तो जैसे अगर आप समझ लो क्या हो रहा है कि ये जुडिशरी थी, ठीक है, और ये पार्लियामेंट थी, ठीक है, दोनों के बीच में क्या थी, लड़ाई थी। तो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच की लड़ाई को सॉल्व करने के लिए रेफरी का काम किसने कर दिया, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ने। क्लियर हो गया ना? बेसिक स्ट्रक्चर एक तरह से उनके बीच का जो कंफ्लिक्ट था उसका पूरा पूरा नेचर बदल दिया। फिर क्या होता है, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है, शायद 1978 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, ठीक है। उस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से क्या होता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है तो उसको लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो कहां गया सर, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता है, ठीक है। मतलब उसकी भी तो कहानी लें, जैसे पिक्चर खत्म हो जाती तो हम देखते ना आखिरी में आखिर हुआ क्या विलेन का, ठीक है, हीरो तो जीत गया, विलेन मरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहां पे क्या होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता दिया गया है आर्टिकल 300A के अंदर, जिसपे अगर प्रॉपर्टी लेना चाहती है गवर्नमेंट तो वो लेगी, पब्लिक यूज के लिए लेगी, लेकिन एक प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, ये सब कुछ हुआ तो इससे क्या हो गया, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, ठीक है। क्या जुडिशियल मतलब ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, लेकिन क्या जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच के कंफ्लिक्ट पूरी तरह से रिजॉल्व हो गए? नहीं। क्यों नहीं हुए, देखो जरा समझो यहां पे, ठीक है। तो सम इश्यूज स्टिल रिमेन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दी टू, ठीक है। जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में आज भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे क्या होती है, बहस होती रहती है। क्या मुद्दे हैं, चलो देखो समझो जरा। तो कैन जुडिशरी इंटरवीन इन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। अब क्या होता है कि कहीं कहीं पे जैसे आप अगर आप देखोगे, आपने लेजिस्लेचर भी पढ़ के आए हो, जुडिशरी भी पढ़ के आए हो, तो अब आप रिलेट करते चलना, मैंने बताया सब कुछ है आपको, ठीक है। तो कैन अ पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जैसे आप देखेंगे तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है पार्लियामेंट के सेशन के ड्यूरिंग, ठीक है, अरेस्ट नहीं हो रहा आप सिविल मैटर में, तो क्या वो इंसान कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है। अब कोर्ट के पास अगर वो चले गया तो उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, तो जुडिशरी पार्लियामेंट्री मैटर में इंटरवीन कर रही है यहां पे, ठीक है। तो ये एक सवाल उठता है। अब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहां पे जुडिशरी और पार्लियामेंट इन मुद्दों पे आगे फंस गई फिर से, ठीक है। कैन अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अगेंस्ट हुम द लेजिस्लेचर हैज टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्ट। अगर मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसे स्पीकर ने भगा दिया, ठीक है, स्पीकर ने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट में मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्रूव कर दिया, तो क्या वो इंसान कोर्ट के पास जा सकता है? अगर वो कोर्ट के पास गया तो क्या कोर्ट पार्लियामेंट्री मैटर में इंटरफेयर कर सकती है? आया सवाल दिया मैंने आपको, ठीक है। इस सवाल को बाउंसर की तरह निकालना नहीं है, सोचना है जरा, ठीक। समझ में आया कि अगर किसी के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया, पार्लियामेंट का इंटरनल मैटर है वो, तो अब वो पार्लियामेंट से बाहर जाके जुडिशरी के पास पहुंच गया, वो पहुंच गया वहां तक, ठीक है। क्या जुडिशरी फिर पार्लियामेंट के काम में दखलंदाजी दे सकती है? और ऐसे कुछ एग्जांपल्स फंसे हैं जिसके चलते क्या होता है, फिर से जुडिशरी पार्लियामेंट एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है, ठीक है। तो देयर आर सम इश्यूज व्हिच आर स्टिल बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दी टू।
आया ना समझ में, वो चीज होती है। तो देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस वेयर पार्लियामेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस वेयर द पार्लियामेंट and state legislature have cast apprehensions on the functioning of the judiciary। मतलब वही है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी के काम को क्या बोलते हैं कि जुडिशरी क्या कर रही है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिव हो रही है। और वहीं पे ये भी देखने को मिला है कि जुडिशरी भी क्या बोलती है, जुडिशरी टू हैज क्रिटिसाइज्ड द लेजिस्लेचर एंड इशूड इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर अबाउट द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो वो लेजिस्लेटिव बिजनेस में जुडिशरी भी घुसी है। तो इस तरह से क्या है, डिबेट है दोनों के बीच में, आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन देखने को मिलता रहता है। बाकी आप अगर कंक्लूजन भी करें, ठीक है, तो एक चीज बताता हूं मैं आपको बहुत अच्छी सी, क्या कि आप सारे प्रोज एंड कॉन्स बताओ जब भी आप आंसर लिखोगे। जैसे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, जो मेंस के एग्जाम लिखते हो आप, तो उसमें जब भी आप आंसर लिखो ना, तो एक कंक्लूजन जो दो तो वो हमेशा से एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए। मतलब आपके कंक्लूजन से पॉजिटिविटी बाहर आना चाहिए। अब आप देखो कितना लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या अल्टीमेट क्या है, तो अल्टीमेटली ये जो आप देखते हो कि कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जुडिशरी पार्लियामेंट के बीच में, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को और स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को और नए तरह से इंटरप्रेट करवाने में क्या मतलब हमारे सामने एग्जांपल सेट करते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को हार्मोनाइजिंग वे में क्या किया जा सकता है, हार्मोनाइजिंग वे में निकाला जा सकता है, ठीक है। आप जैसे बेसिक स्ट्रक्चर कितनी अच्छी डॉक्ट्राइन निकल के आई है, अच्छी इन द सेंस में देख सकते हो कि आप जुडिशरी पे भी चेक लग गया और पार्लियामेंट पे भी चेक मिल गया, पार्लियामेंट भी एम्पावर्ड हो गई, जुडिशरी भी एम्पावर्ड हो गई। तो वो एक क्या है कि बोलते हैं ना, मध्यम पाथ जो है वो निकल के आ गया यहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई है। लास्ट में अगर जैसे पैराग्राफ देखेंगे तो दीज इश्यूज इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन एनी टू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अदर्स, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि कितना डेलिकेटेड वे में पावर शेयरिंग है और दोनों ऑर्गन्स जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके चलेंगे। हम यहां पे दो ही ऑर्गन देख रहे हैं, आप बोलोगे सर एग्जीक्यूटिव से क्या दुश्मनी थी, उन्हें भी इंक्लूड कर लेते, तो वो क्या है, आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को आप एक की तरह कंसीडर कर लो यहां पे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में जब तक म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं रहेगा, चीजें मतलब बिगड़ सकती है, और म्यूचुअल कॉपरेशन रहेगा जब चीजें बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। कंक्लूजन अगर करें तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने देखी क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशरी की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा उसका, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज देखे, जिसमें ठीक है मेरी मानो तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है जुडिशरी और पार्लियामेंट का। देखो मैंने एक कोना टच करके आया हूं, ठीक है। अब इस पे अगर क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट आर दी इश्यूज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, तो राइट टू प्रॉपर्टी का एग्जांपल देके आप लिख सकते हो, ठीक है। और फिर कैसे मतलब यही क्वेश्चन आ गया कि कैन पार्लियामेंट अब्रीच द फंडामेंटल राइट्स इन इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव स्टेट डीपीएसपी जो है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स को आप आंसर को क्या कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से, ठीक। चिंगारी मार रहा है बोर्ड भी बोल रहा है सर अब छोड़ दो बस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ, मजेदार चैप्टर था, जुडिशरी में बहुत कुछ जाना आपने, तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक नए जोन में घुसने वाले हैं। तो मतलब अब हम आगे आने वाला चैप्टर जैसे फेडरलिज्म है उसे पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग चीजें हैं, वो भी मजेदार चैप्टर, उसे जानेंगे समझेंगे, सारी चीजें मजेदार है, ठीक है। आप मजेदार हो, सब कुछ मजेदार है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है। लास्ट वाली स्लाइड उन्होंने लगाई नहीं है जिसपे यही लिखा रहता है कि क्लास 4th से क्लास 12th तक मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इसी तरह से सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल साइंस छोड़ो, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सब कुछ सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।